तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे लिए यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तो हर एंजाइम जो है, एंजाइम कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्रोटीन है। ठीक है, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या है, एंजाइम जो है ये कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। क्योंकि कैटलिस्ट है तो बाय डिफॉल्ट आप जानते हैं इसका काम क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करना, चेंज करना। मतलब या तो ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे या तो ये रेट को कम कर देंगे। क्योंकि ये एंजाइम और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि ये मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ा देते हैं या मेटाबॉलिज्म का रेट कम करते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म के रेट को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। दे इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस which are going on inside a living body. Now, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, एंजाइम्स जो होते हैं दीज आर प्रोटीन्स, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है। इस चीज का आप लोगों को खास ध्यान रखना है। नाउ एंजाइम्स की हम बात करें तो एंजाइम्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं और इन पर जाकर के इन्हीं का सबस्ट्रेट जुड़ता है। हर कोई सा सबस्ट्रेट नहीं जुड़ सकता। सबस्ट्रेट में आगे बताऊंगा क्या है, हम लोग जब आगे मैकेनिज्म बढ़ेंगे तब। नाउ यहाँ पर एक एंजाइम है। एंजाइम की बात करूं तो दरअसल यहाँ पर एक एंजाइम राइबोजाइम। राइबोसोम क्या है, जब आरएनए एक एंजाइम की तरह बिहेव करने लगता है तो हो जाता है राइबोजाइम। इफ आरएनए स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक एन एंजाइम देन दैट पर्टिकुलर आरएनए इज टर्म्ड एज राइबोजाइम। अब एंजाइम की बात करें तो एंजाइम का हमें एक टर्शियरी, एक 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारे सर्वाइसेस या मैं कहूँ पॉकेट्स हमें देखने को मिलते हैं। इन पॉकेट्स को हम कह देते हैं एक्टिव साइट्स। इन एक्टिव साइट्स में एक सबस्ट्रेट आकर के फिट होता है। मतलब आप यहाँ पर एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो आप सोच सकते हो कि सबस्ट्रेट और एंजाइम एक लॉक और की है। सबस्ट्रेट और एंजाइम का एक लॉक और की है, एक ताला और एक चाबी। मतलब जैसे हम जानते हैं हर ताले की एक ही चाबी होती है, वैसे ही हर एंजाइम, एंजाइम को आप ताला बोल सकते हो, उसमें जो चाबी लगेगी दैट इज दी सबस्ट्रेट, वो है सबस्ट्रेट। तो हर एंजाइम की, हर एक ताले की एक ही स्पेसिफिक चाबी होती है जो कि उसी पर्टिकुलर होल में या उसी पर्टिकुलर सॉकेट में लगती है, मुझे कहना चाहिए। तो बिल्कुल वही मैकेनिज्म है, आगे हम मैकेनिज्म समझेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा शायद बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। कि जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, इधर एक कुड बी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, है ना। हम जब बात करते हैं चीजों की तो हमें या तो फिजिकल या केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। फिजिकल चेंज यानी कि उसमें सिर्फ स्टेट चेंज होता है, शेप चेंज होता है, बॉन्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं आता। केमिकल चेंज में बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। जैसे कि फिजिकल चेंज में यार बर्फ पिघल जाती है, पानी में तब्दील हो जाती है, पानी बन जाती है, फिजिकल चेंज। वो पानी भाप बन के हवा में उड़ जाता है, वाटर पेपर बन जाता है, फिजिकल चेंज। लेकिन लेकिन अगर मैं वही स्टार्च में पानी डाल दूं तो हमें वहां पर एक केमिकल चेंज देखने को मिलता है, मतलब वहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस बिकम्स अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर अगर मुझे कहा जाए कि आपको फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का रेट डिफाइन करना है तो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस कुड बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितना भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा यही क्या होगा, रेट ऑफ फिजिकल या केमिकल प्रोसेस कहलाएगा। नाउ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। वेलोसिटी क्यों, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी। तो हम जब यहाँ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो क्योंकि इसका भी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, इधर इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को हम रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हैं। मतलब वी कैन कॉल इट एज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ अगर मैं बात करूं तो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का जो रेट है वो बिल्कुल टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है। मतलब कि अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म बताऊं तो हम कह सकते हैं कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज पे, हर 10 डिग्री सेल्सियस के चेंज पे हमें या तो रेट हाफ देखने को मिलेगा या हमें रेट डबल देखने को मिलेगा। 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज पे या तो रेट डबल होगा या रेट हाफ होगा। लेकिन अगेन बहुत स्पेसिफिकली कह दूं, यहाँ पर यहाँ पर हमें ये रेट डबल और हाफ एक लिमिटेड रेंज तक ही देखने को मिलते हैं, उसके आगे ये चीजें वर्क नहीं करती। अब यहाँ पर रेट ऑफ एंजाइम जो है अगर मैं इसकी बात करूं तो एंजाइम का रेट ऑफ कैटलाइजिंग या कैटलाइज करने का जो रेट है मुझे कहना चाहिए बहुत ज्यादा, बहुत ही हाई होता है।
फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कार्बोनिक एनहाइड्रेस की, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस फास्टेस्ट एंजाइम, ठीक है। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है, 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 आर फॉर्म्ड इन एन आवर। एक घंटे में सिर्फ और सिर्फ 200 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे H2CO3 के। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आ जाता है तो यही रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स फास्ट हो जाएगी। मतलब अब यहाँ पर 6 लाख 6 लाख मॉलिक्यूल्स will be formed per second, ठीक है। 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 could be formed per second। इस चीज का ध्यान रखिएगा अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस आ जाएगा। एक सिर्फ एंजाइम के प्रेजेंस होने से यहाँ पर 10 मिलियन टाइम्स तक हमें रिएक्शन के रेट में चेंज देखने को मिल सकता है, जैसा हमने यहाँ पे देखा कार्बोनिक एनहाइड्रेस के केस में, विच इज द फास्टेस्ट एंजाइम। अब यहाँ पर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। जब हम मेटाबॉलिक पाथवे की बात करते हैं तो हर स्टेप में क्या होता है, एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि कैटालिसिस करवाता है या मेटाबॉलिक पाथवे में पार्ट लेता है। जैसे कि मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में ही हमें लगभग 10 डिफरेंट एंजाइम्स देखने को मिलेंगे जो कि पूरे ग्लाइकोलिसिस में काम कर रहे होते हैं। पूरे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 10 डिफरेंट एंजाइम्स टेक पार्ट, जिसमें हमने एक ही एंजाइम हमारे फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, दैट इज हेक्सोकाइनेज। लेकिन आप लोग को फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर 10 एंजाइम पार्ट लेते हैं। बहुत ज्यादा हमें डीपनेस में नहीं जाना। हमारे स्कूल में या हमारे एग्जामिनेशन में ये चीजें, ये एंजाइम्स नहीं पूछ जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ हेक्सोकाइनेज याद रखना। अब यहाँ पर एंजाइम के नेचर की मैं बात करूँ तो नेचर ऑफ एंजाइम जो होता है ये इसमें अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा यहाँ पर ये लॉक एंड की मेथड पे काम करता है। मतलब जब एक एंजाइम को एक्टिवेट होना है तो उसके में क्या लगानी पड़ेगी, एक की लगानी पड़ेगी। लॉक को पर्पसफुल बनाने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए उसको की लगानी पड़ेगी, चाबी नहीं तो ताला काम का नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट चाहिए, अगर सबस्ट्रेट नहीं होगा तो एंजाइम काम का नहीं। सबस्ट्रेट क्या करता है, सबस्ट्रेट जाता है और एंजाइम के एक्टिव साइट पे, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था बहुत सारे सर्वाइसेस होते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं। तो एक सबस्ट्रेट आएगा, वो सबस्ट्रेट आ करके एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड होगा। आप यहाँ देख सकते हो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर E+C, एंजाइम ए और सबस्ट्रेट जुड़ा। जब एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ा तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ी और यहाँ पर अब क्या हो गया, अब यहाँ पर एंजाइम का जो सबस्ट्रेट था वहां पर केमिकल बॉन्ड टूटेगा, सबस्ट्रेट एंजाइम से अलग होगा और वहां पर बदले में क्या जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट जुड़ जाएगा। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। और जब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका है तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर वापस से केमिकल बॉन्ड टूटेंगे और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या हो गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में यहाँ पर एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, एंजाइम क्या हो गया, वापस से डीएक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें ये पूरा प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें कई बार हमें यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर्स जो कि ऑब्टेन होते हैं वो कई बार हमें अनस्टेबल देखने को मिलते हैं, यानी कि कई बार यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर में, शेप में चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। अब एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो हम जरा यहाँ पे समझते हैं यहाँ क्या होता है। दरअसल हर रिएक्शन को हमारी बॉडी में होने के लिए चाहिए रहती है एक एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी में एंजाइम क्या करता है, एंजाइम के ना होने पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट में सबस्ट्रेट को एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए वरना ये रिएक्शन आगे मूव नहीं करेगी। लेकिन एंजाइम अगर जैसे यहाँ पे आ जाता तो एंजाइम क्या करता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एंजाइम ने जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, रिएक्शन जल्दी चालू होगा, रिएक्शन क्या हुआ, बहुत तेजी से होने लगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एंजाइम क्या होगा, बहुत ही स्पीड में काम करवाने लगता है क्योंकि उसने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी है। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो यहाँ पर हम इस ग्राफ को देख के एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे बता सकते हैं। अगर अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी से हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर
हम देखें तो सबस्ट्रेट की एनर्जी के कंपैरिजन में ट्रांजिशन स्टेट ऊपर गया और प्रोडक्ट क्या है नीचे गया। तो सबस्ट्रेट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ पर हीट क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। वहीं अगर ये सबस्ट्रेट नीचे होता और प्रोडक्ट अगर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ पाया जाता तो वो क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता, मतलब वहां पर एनर्जी है जो है वो यूटिलाइज हो गई होती। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे ग्राफ को देख के पता लगा सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक ग्राफ है या एंडोथर्मिक ग्राफ है, मतलब रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या वो एंडोथर्मिक है। इसको देख के हम ये उस तरीके से पता लगा सकते हैं। हमारे सामने जो ग्राफ दिख रहा है वो ग्राफ जो है ये यहाँ पर मुझे कहना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। मतलब ये सबस्ट्रेट की एनर्जी से ट्रांजिशन स्टेट तक का जो डिफरेंस है, दिस पर्टिकुलर डिफरेंस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे एंजाइम नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है, यहाँ पर एंजाइम था तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस भी क्या है, कम। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू फैक्टर्स जो कि एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जिसमें मैं बात करता हूँ टेम्परेचर और पीएच की। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम के बाद जब वो अपनी पीक एक्टिविटी पे पहुंच जाएगा और फिर भी अगर यहाँ पर टेम्परेचर कंटिन्यूएशन में बढ़ता रहा, इस केस में क्या हो जाएगा, ये ग्राफ विल ड्रॉप, मतलब यहाँ पर एंजाइम जो है वो डीनेचर होने लगेगा और यहाँ पर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे वापस से रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कम होनी चालू हो जाएगी। तो हमें ये समझ में आएगी हर एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर रेंज होता है जिसमें वो बेस्ट परफॉर्म करता है। तो जैसे जैसे क्या हुआ, अगर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता गया एंजाइम एक्टिव होता गया होता गया होता गया, जैसे जैसे वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज पे आ गया, उसकी क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा हो गई, और उसके बाद वो क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर और ज्यादा आगे बढ़ा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, एंजाइम एक्टिविटी कम होती चली। ऐसे में पीएच की बात करूं तो हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक पीएच होता है। तो जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच की तरफ मूवमेंट आता जाएगा, वैसे वैसे एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव होता जाएगा और एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही उसका रेंज खत्म हो जाएगा और पीएच और ज्यादा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की, तो हमें वो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि एंजाइम एक्टिविटी में क्या होता है, सबस्ट्रेट जैसे जैसे बढ़ता गया तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा एंजाइम में वो जुड़ता जाएगा, एंजाइम को एक्टिव करता जाएगा, तो एक टाइम तक क्या होगा, सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो और ज्यादा एंजाइम एक्टिवेट होते चले जा रहे हैं। जितने ज्यादा एंजाइम एक्टिवेट होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ, सबस्ट्रेट बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सबस्ट्रेट के अटैचमेंट के लिए एंजाइम ही नहीं बचा, था एंजाइम एक्टिविटी, नए एंजाइम नहीं मिलेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी। इस बात में समझ सकते हो कि आपको एक काम करने के लिए यार आपको 1000 रुपए दिए जाए, आपने उसको काम अच्छे से किया, आपको बोला 2000 रुपए मिलेंगे, आपने काम और अच्छे से किया, 3000 मिलेंगे और अच्छे से किया, 4000 मिलेंगे और अच्छे से किया, 10,000 मिले आपने और अच्छे से किया, अब बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन अब आप अपनी पीक पे पहुंच चुके। अब उसके बाद आपको 20,000 दिए जाए, 40,000 दिए जाए, 1,00,000 रुपए क्यों ना दे दिया जाए, लेकिन अब आप आपका बेस्ट लगा चुके हो, यू आर एट योर बेस्ट लेवल। तो अब आपका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, अब आप और ज्यादा एक्टिविटी आपकी इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज यू ऑलरेडी रीच्ड योर सैचुरेशन पॉइंट। तो वही चीज यहाँ एंजाइम के साथ भी है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता है वैसे वैसे एंजाइम्स एक्टिव होते चल जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद सारे एंजाइम एक्टिव हो गए, तो एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट आएंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ना है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अब कितना भी बढ़े, नए एंजाइम है नहीं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें सैचुरेशन पॉइंट देखने को मिल जाएगा, मतलब एक टाइम के बाद हमारे यहाँ पर जो है एक्टिविटी जो है वो सैचुरेट हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा यहाँ पर क्या होता है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर पे भी क्या होता है, वर्क कर लेते हैं। लेकिन जब हम जनरल हमारे एंजाइम्स की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वर्क कर लेते हैं, हमारे एंजाइम लेकिन वर्क नहीं कर पाते, तो वो डैमेज हो जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनको हम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो है ये हाई टेम्परेचर पे इनके एंजाइम स्टेबल रहते थे 80 to 90 डिग्री
सेंटीग्रेड में भी इनका एंजाइम जो है बहुत अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। अब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट। यहाँ पर एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहूंगा, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर के बारे में। जैसे जैसे यहाँ पर बेटा इनहिबिटर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब आप कहोगे सर ये इनहिबिटर क्या है, तो बेटा इनहिबिटर जो है, इनहिबिटर बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो कि काम करने से रोकती है, ऐसी चीज जो काम करने से रोकती है। मतलब क्या, मतलब आप सर्दी में पढ़ने बैठे, आप टेबल चेयर पे बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, आप पहुंच गए पलंग पे, आप पलंग पे बैठ के पढ़, आपने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, थोड़ा कंफर्ट मिलता जा रहा है, लेकिन चलो ठीक है, यू आर समहाउ मैनेजिंग, और आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो। सर्दी का मौसम है ना, धीरे से क्या किया आपने, कहा थोड़ी सी पैरों में ठंडी लग रही है, आपने रजाई उठाई, पैर पे डाली, रजाई है यहाँ पर इनहिबिटर। जैसे ही रजाई आपने डाली, आपको बढ़िया गर्म गर्म लगने लगा, यू हैव बिकम वेरी मच कंफर्टेबल, आपको मजा आ रहा है, आप अभी पढ़ रहे हो लेकिन आपको मजा आ रहा है, तो यू आर लाइक बॉडी अब चाह रही है थोड़ा और रिलैक्सेशन मिले, थोड़ी और गर्मी मिले, मतलब मजा ही आ जाए। आपने थोड़ी सी रजाई और ऊपर चढ़ाई और ऊपर चढ़ाई, फिर आपने कहा एक काम करते हैं, ठंड तो लग रही है, अपन लेट जाते हैं और लेट के पूरी रजाई ओढ़ लेंगे, बढ़िया मैं गर्म हो जाऊंगा, पढ़ेंगे। जैसे ही आप लेटे और आपने रजाई ओढ़ी, आप थोड़ी देर पढ़े और आपको नींद लग गई, तो क्या हो गया, आपका काम खराब हो गया, मतलब यहाँ पे रजाई क्या हो गई, इनहिबिटर, रजाई ने आपका काम रोक दिया, तो यही है इनहिबिटर। अब इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिटर एंजाइम के केस में कैसे काम करता है, कुछ नहीं, यहाँ पर दो तरीके के इनहिबिशन होते हैं। इनहिबिटर का काम होता है एंजाइम को शट ऑफ करना, शट डाउन करना, ठीक है। तो यहाँ दो तरीके के इनहिबिटर होते हैं, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, जो सबस्ट्रेट जिस एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होता है ना, इनहिबिटर जाकर के वहां पे बाइंड हो जाता है। जब वो वहां पे बाइंड हो गया, तो सबस्ट्रेट के लिए बैठने की जगह ही नहीं बची, उसने सबस्ट्रेट से क्या किया, कंपीट किया, सबस्ट्रेट की जगह उसने ले ली इनहिबिटर ने। जब सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट की लोकेशन इनहिबिटर ने ले ली, तो क्या हो गया, सबस्ट्रेट को बैठने की, सबस्ट्रेट को अटैच होने की जगह नहीं मिली, सबस्ट्रेट को अटैच होने की जगह नहीं मिली, तो बदले में एंजाइम एक्टिव नहीं। दिस इज व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर मैं बात करूँ, सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के चलते। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सक्सिनेट जो है वो क्या करता है, सक्सिनेट की जगह यहाँ पर अगर मैनोनेट डाल दिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है जो यहाँ पर काम कर रहा है, जो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर रहा है, अगर आप यहाँ पर मैनोनेट डाल दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव ही नहीं होगा, तो ये सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट ही नहीं करेगा। वही अगर मैं बात करूं यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम के पास अलग अलग साइट्स होती हैं, तो इनहिबिटर जाता है और जाकर के दूसरी एक्टिव साइट पे बाइंड होता है, और दूसरी एक्टिव साइट पे जब वो बाइंड हो जाता है, तो जो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है वो उसका शेप चेंज कर देता है, उसका शेप चेंज हो गया, ताले का शेप चेंज हो गया, चाबी अंदर घुसेगी नहीं, चाबी अंदर घुसेगी नहीं, ताला काम ही नहीं करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, जैसे ही सबस्ट्रेट जो इनहिबिटर जो है वो जाकर के दूसरा एक्टिव साइट पे अटैच हुआ एंजाइम के, तो उसने सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट का शेप चेंज कर दिया, सबस्ट्रेट वहां पर आके चिपका ही नहीं, लग ही नहीं पाया, जब वो आकर के वहां बाइंड नहीं हो पाया, तो वहां पर एंजाइम भी काम करना बंद कर देगा, एंजाइम काम कर ही नहीं पाएगा। तो दिस बिकम्स नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पर इनहिबिटर ने सबस्ट्रेट से कंपटीशन नहीं किया, उसने तो सीधे उठा के एंजाइम का शेप ही चेंज कर दिया। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या था, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की क्या लगी थी, रेस लगी थी, जिसमें इनहिबिटर पहले पहुंच गया, तो सबस्ट्रेट को बैठने की जगह, सेटल होने की जगह नहीं। So this is all about the factors which affect enzyme activity. Now we need to discuss the classification and nomenclature of enzyme, but इसको हम लोग जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।